हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी कक्षा 6ठी का पाठ 13 मोठी आई, इसका स्वाध्याय। तो चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं मोठी आई इस पाठ का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है बच्चों, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखो। उसका अ है, घर बांधण्यासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, घर बांधण्यासाठी दगड, माती, विटा, लाकूड या वस्तू लागतात। तसेच तुळ्या, दारे खिडक्यांच्या कड्या व बिजागऱ्यांसाठी लोखंड लागते। इसका हिंदी में अर्थ, घर बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी, ईंटें, लकड़ी ये वस्तुएं लगती हैं। उसी प्रकार से और सलाखें और दरवाजे, खिड़कियों के लिए सलाखें लोहे की और उसके जोड़ लोहे के लगते हैं। आ, जमिनीच्या पोटात कोणकोणती खनिजे सापडतात। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, जमिनीच्या पोटात रॉकेल, चांदी, रुपे, तांबे, कथील, सोने, लोखंड व दगडी कोळसा ही खनिजे सापडतात। हिंदी में अर्थ, जमीन के पेट में रॉकेल यानी मिट्टी का तेल, चांदी और रुपए दोनों का एक ही अर्थ है, सिल्वर, कॉपर, कथील, गोल्ड, लोहा और पत्थर वाला कोयला ये खनिज पदार्थ मिलते हैं। ई, कारखान्यात धातूपासून कोणकोणत्या वस्तू तयार होतात। हिंदी में अर्थ, कारखाना यानी फैक्ट्री में धातु से कौन कौन सी चीजें तैयार होती है। उत्तर देखते हैं। उत्तर, कारखान्यात धातूपासून लोखंडी खुर्च्या, पलंग, सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादि वस्तू तैयार होतात। हिंदी में अर्थ, कारखाना यानी फैक्ट्री में धातु से बने हुए लोहे की कुर्सियाँ, पलंग, सुई, ऑलपेन, चाकू, कैंची, बटन्स, कांच का सामान, मोटार यानी गाड़ियाँ, ट्रेन, विमान आदि वस्तु तैयार होती है। ई, चुना कशापासून तैयार करतात। हिंदी में अर्थ, चुना किससे तैयार होता है। देखते हैं उत्तर। उत्तर, जमिनीत चुनखडीचा खडक असतो त्या खडकापासून चुना तैयार करतात। हिंदी में अर्थ, जमीन में चूनखड़ी का एक खड़क होता है, पत्थर होता है, उस खड़क से, उस पत्थर से चूना तैयार करते हैं। उ, लेखिकेच्या मते मातृभूमीबद्दल प्रेमभाव का बाळगावा। प्रश्न का हिंदी में अर्थ, लेखिका के मतानुसार मातृभूमि के बाबत हमने प्रेम भाव क्यों रखना चाहिए। उत्तर, माणसाला अन्न, वस्त्र, निवारा व लागणारी प्रत्येक वस्तू ही भूमीच देते। ती आपली पालनपोषण करणारी मोठी आई आहे, म्हणून लेखिकेच्या मते मातृभूमीबद्दल प्रेमभाव बाळगावा। तो बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, तुम्ही खात असलेल्या अन्न पदार्थातील कोणकोणत्या वस्तू जमिनीतून मिळतात त्यांची यादी बनवा। यानी प्रश्न का हिंदी में अर्थ ये है कि आप जो खाते हैं वो जो अन्न पदार्थ है, तो उसमें से कौन कौन से अन्न पदार्थ यानी कौन कौन सी वस्तुएं आपको जमीन से मिलती है, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। बच्चों, इसके उत्तर में ये लिस्ट बहुत बड़ी होगी और आप सभी लोग जानते हैं, आप जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं और दाल, चावल, सलाद, गाजर, मूली, मेथी, ये सारी सब्जियां, और दुकान से चावल खरीद के लाते चावल बनाते हैं,
इडली, डोसा, ढोकला, बहुत सारी चीज़ें जो है हम खाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ज़मीन से मिलती हैं। तो आपको इसी प्रकार से ये सारी चीज़ों की नंबर बाय नंबर एक एक नंबर डाल के ये आपको क्या करनी है, इसकी लिस्ट बनानी है और आपके उत्तर में लिखनी है। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, आपण मातृभूमीबद्दल प्रेमभाव का बाळगायला हवा ते तुमच्या शब्दात लिहा। यानी कि हमें मातृभूमि के लिए उसके बाबत प्रेम की भावना क्यों रखनी चाहिए, ये आपको आपके शब्दों में लिखना है। देखते हैं उत्तर। उत्तर, माणसाला असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा मातृभूमी भागवते। माणसाचे लालन पोषण मातृभूमीच करते। माणसाला जीवन जगायला लागणारी प्रत्येक वस्तू मातृभूमीच पुरवते। ती आपली मोठी आई आहे, म्हणून मातृभूमीबद्दल प्रेमभाव बाळगायला हवा। आपण मातृभूमीचे ऋणी आहोत। इसका हिंदी में अर्थ, मनुष्य को अन्न, वस्त्र और निवारा ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हमारी मातृभूमि, हमारी जमीन हमको हमारी पूरी करती है। मनुष्य का लालन पोषण भी मातृभूमि करती है। और मनुष्य को जीवन जीने के लगने वाली हर एक चीज़, हर एक वस्तु मातृभूमि हमें देती है। और वो हमारी बड़ी माँ है। और इसीलिए मातृभूमि के बाबत प्रेम भाव हमें रखना चाहिए और हमें मातृभूमि का ऋणी होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न चौथा, मोठी आई साठी पाठात वापरले गेलेले शब्द शोधा व लिहा। यानी मोठी आई के लिए पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं वो हमें ढूंढना है और वो लिखना है। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, मातृभूमि के लिए पाठ में एक तो शब्द आया है मायभूमि, मातृभूमि, जमीन आया है, माती आया है। तो ये शब्द मातृभूमि के लिए हमारे पाठ में आए हैं। प्रश्न 5वां, पाटी पेन्सिल सारखे जोड शब्द पाठातून शोधून लिहा। जैसे कि पाटी और पेंसिल, स्लेट और बत्ती, ये जोड़ के इसका एक जोड़ शब्द बना है। तो इस प्रकार के जोड़ शब्द हमें पाठ से और ढूंढना है और लिखना है। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, खाऊ पिऊ, दगड माती, दूध दही तूप, गाई म्हशी, अन्न वस्त्र, धन धान्य, भांडी कुंडी, चहा साखर। तो इस प्रकार के जोड़ शब्द हमारे पाठ में आए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। यानी नीचे ये जो शब्द दिए हैं इनके समान अर्थ के शब्द हमें लिखना है। तो हम देखते हैं उत्तर। उत्तर है, मातृभूमि के लिए समानार्थी शब्द है मायभूमि, वस्त्र यानी कपड़ा, माया यानी प्रेम, आई यानी जननी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, हे शब्द असेच लिहा। इसका अर्थ है कि ये जो नीचे दिए गए ये जो शब्द है ये सारे शब्द हमको ऐसे ही लिखने हैं। तो आप कहेंगे कि ये ऐसे ही क्यों लिखने हैं देख देख के ही? क्योंकि हम लिखते समय बहुत बार हमें प्रैक्टिस नहीं होती है लिखने की, तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। काना मात्राओं में हम गलतियाँ करते हैं लिखने में। और ये लिखने से क्या होता है, हमारी गलतियाँ भी सुधर जाती है और हमारे प्रैक्टिस होने के कारण हमारी राइटिंग भी अच्छी आती है। इसलिए हमें ये शब्द क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। पढ़ लेते एक बार, आप लोग लिख लेना। जिन्नस, भूमि, रॉकेल, निर्माण, प्रचंड। देखो बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, निर्माण में उनको ये जो रफा है ऊपर की ये कहाँ लगानी है मालूम नहीं रहता है। कोई बच्चे नी पे लगा देते, कोई नौ पे लगा देते। तो यही हमारे शब्द ये ऐसे ही लिखने से हमें यही फायदा होता है। बताने का मेरा मतलब, प्रचंड, प्रत्येक, खुर्च्या, कात्र्या, गुंड्या, तुळ्या, गोष्ट, उत्पन्न। बच्चों बहुत बारकाई से हमें शब्द देख के लिखने हैं। अगर ऐसा परीक्षा में प्रश्न भी आएगा तो इसके पूरे के पूरे नंबर आपको
मिलेंगे। लेकिन आप अगर इसको अनदेखा करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देख के भी लिखने में गलती हो जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से लिखना है, देख देख के बारकाई से। कृपेने वस्त्र, मातृभूमी, कड्या, म्हशी, अन्न, पेन्सिल, प्रेमभाव, टाचण्या, साऱ्या, धनधान्य, द्राक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, खालील पदार्थ कशापासून बनतात ते लिहा। यानी नीचे ये जो पदार्थ दिए हैं ये किससे बनते हैं ये आपको लिखना है। एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, साखर, साखर यानी चीनी किससे बनती है, ऊस यानी गन्ना से बनती है। तो ये उदाहरण दिया है, इस प्रकार से आपको ये शब्द भी लिखना है। मैंने इसके उत्तर ढूंढ के यहाँ लिख के रखे, आपको पढ़ के दिखाती हूँ। अ, फुटाणे चने, आ, मनुके द्राक्ष, ई, भाकरी ज्वार, बड़ी चपाती गहू। यानी फुटाने किससे बनते हैं, फुटाने यानी ये भुंजे हुए चने होते हैं, तो ये चने से बनते हैं। मनुक्के जो होते हैं, मुनक्का आप बोलते हैं उसको, ये द्राक्ष यानी अंगूर से बनता है। भाकरी यानी एक प्रकार की रोटी है, हाथ में आप बनाते हैं हाथ से और चूल्हे पे सेकते हैं, तो वो ज्वार की बनती है। और चपाती यानी रोटी, तो ये बनती है गेहूं से, उसको बोलते गहूं। इसी प्रकार से वेफर्स बनते हैं, केली के बनते हैं, बटाटा यानी पोटैटो के बनते हैं, सॉस जो होता है टोमेटो का बनता है, शरबत जो होता है नींबू का बनता है, और भी कुछ फलों का शरबत बनाते हैं लोग। चिक्की जो होती है मूंगफली की यानी शेंगदाने की, तीड़ यानी तिल की, और गुड़ भी साथ में होता है। केवल गुड़ की भी चिक्की बनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, खालील शब्दांचे अनेक वचन लिहा। यानी नीचे ये जो शब्द दिए हैं ये एक वचन में दिए हैं और इसको आपको अनेक वचन में लिखना है। अनेक वचन यानी हिंदी में जो आप बहुवचन बोलते हैं, तो लिखते हैं इनका अनेक वचन। तुड़ई, तुड़या, बिजागरी, बिजागऱ्या। देखो र इस प्रकार से लिखना है आपको। झाड़, झाड़े, दागिना, दागिने, कवट, कवठे, माती, माती। माती का माती ही रहेगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, खालील तख्ता भरा। ये नीचे तख्ता दिया है ना, और ये तख्ता आपको भरना है। तो इसमें पहले इसमें है, तख्ते में पहला है अनुक्रम क्रमांक कॉलम, दूसरा है मनुष्याचे खाद्य, यानी यहाँ आपको क्रमांक देना है 1 2 3। इसमें मनुष्य का खाद्य लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसमें घर बांधणीला उपयुक्त वस्तु, घर बांधने के लिए, घर बनाने के लिए जो उपयुक्त चीज़ें लगती हैं वो इसमें लिखना है। विविध खनिजे जैसे लोहा है, गोल्ड है, सोना है, कॉपर है, तांबा है, ये विविध खनिजे, कोयला है, इसमें लिखने हैं। और प्राण्यांचे खाद्य कौन कौन से हैं इसमें लिखने। थोड़ा मैंने बना के रखा है, आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। सबको मालूम है मनुष्य क्या क्या खाता है, मनुष्य के खाद्य। घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है वो भी आपको मालूम है, और खनिज पदार्थ कौन से है वो भी आपको मालूम है। और प्राणी का खाद्य क्या है, गवत यानी हरी घास वगैरह चारा, ये भी आपको मालूम है। फिर भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। देखो, मनुष्याचे खाद्य गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, भाजीपाला, दूध दही तूप, इतर अन्न यानी गेहूं की रोटी, ज्वार की भाकरी, तांदूळ यानी चावल का भात, सब्जी, दूध दही, तूप यानी घी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये मैंने लिखा यही आप लिखो। मैंने तो आपको इसको यहाँ समझाने के लिए लिखा है ना। घर बांधणीला लागणाऱ्या उपयुक्त वस्तू कौन से है, घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें लगती है। दगड़ यानी पत्थर, माती यानी मिट्टी, विटा यानी ईंटे, चूना यानी चूना, लाकूड यानी लकड़ी, और लोखंड यानी लोहा। और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं आप इसमें। विविध खनिज पदार्थ कौन से हैं, सोने है, चांदी है, तांबे है, कथील है, रुपये है, लोखंड यानी लोहा है, और दगड़ी कोयला, दगड़ी कोळसा। प्राण्यांचे खाद्य गवत है, कड़वा है, फड़े हैं। प्राणी क्या खाते हैं, गवत यानी घास खाते हैं, हरी सूखी दोनों, कड़वा इसी का बनता है। ये जो सूखी हुई फसल होती है
उसको काट काट के उसका कड़वा बनाते हैं, और फल जो है मंकी वगैरह जो है, और क्या करते हैं, ये फल भी खाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शेतात पीक यावे म्हणून शेतकरी कोणकोणती कामे करतो, त्या कामाची यादी करा। यानी खेत में फसल आने के लिए किसान कौन कौन से काम करता है अपनी खेती में, उस काम की आपको लिस्ट बनानी है। आपको इसका उत्तर समझाते हैं। ये जो 11 नंबर का प्रश्न है, इसके उत्तर में ये प्रक्रियाएं करनी पड़ती है किसान को। किसके लिए? कि अपने खेत में अच्छे से फसल आने के लिए ये काम करते हैं किसान। उसकी लिस्ट है। पहले तो भाजनी करते हैं, फिर नांगरनी, पेरनी, लावनी, निंदनी और कापनी। अब ये आप बोलेंगे कि ये क्या है, भाजनी कैसे करते हैं? तो भाजनी के लिए क्या करते हैं, पेड़ की शाखाएं इसमें इस्तेमाल होती हैं। मात्र इस काम के लिए किसान वृक्षों की कत्तल नहीं करते हैं। जैसे ऊंचे बड़े हुए जो पेड़ होते हैं, उनकी निरुपयोगी जो शाखाएं होती हैं, इसका इस्तेमाल इसमें किसान करते हैं। मुख्य पेड़ को वो किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते या नुकसान नहीं पहुंचाते हुए वो उसकी वही सूखी हुई निरुपयोगी ब्रांचेस काटते हैं और उसमें सूखी घास, खाद और पेड़ की सूखी पत्तियां डालते हैं और ये सब मिला के क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। तो इस प्रकार से ये भाजनी होती है और फसल के लिए ये काम करते हैं शुरू में वो। फिर नांगरनी यानी जोतना, फिर पेरनी यानी बीज बोना, और उसके बाद लावनी यानी बीज बोने के बाद क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में पौधे निकल जाते हैं और घनदाट यानी घने घने पौधे निकलते हैं। तो उसको क्या करना है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना होता है, उसको बोलते हैं लावनी, है ना। रोपते हैं एक एक पौधा निकाल के, और जो ज़्यादा के हैं वो निकाल के फेंक देते हैं। निंदनी यानी क्या करते हैं, खुरपी से ऊपर की मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर करते हैं, और जो भी जंगली घास आजू बाजू में उग जाती है, जो अपने किसान का जो पौधा होता है उसका अन्न खा लेता है, उस घास को निकाल के फेंकते हैं, उसको बोलते हैं निंदनी। और कापनी, फिर ये फसल आने के बाद क्या होती है, सूख जाती है। सूखने के बाद क्या होता है, हमें उसके दाने निकालने पड़ते हैं, अनाज निकालना पड़ता है, तो उसके लिए कटाई जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कापनी। तो इस प्रकार से बच्चों खेत में पीक आने के लिए शेतकरी यानी किसान ये काम सारे करते हैं, उसकी ये लिस्ट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न क्रमांक 12 है, खालील तख्ता पूर्ण करा। यानी नीचे ये जो तख्ता दिया है तो इसको क्या करना है, हमें पूरा करना है। मैंने यहाँ लिख के रखा है, आपको समझाती हूँ। पहले इसमें है, कॉलम में है लोखंडी वस्तु, लोहे वाली वस्तुएं कौन सी हैं, है ना। तो दूसरे में कांच की वस्तुएं लिखनी है, तीसरे में लकड़ियों की वस्तु लिखनी है, और मिट्टी के वस्तुएं चौथे में लिखनी है। तो ये आप सबको मालूम ही है, फिर भी मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख के रखा है। आप अपने मन से भी इसमें अपने मन की पसंद वाली चीज लिख सकते हैं। मैंने लोखंडी वस्तु में लिखा है तुड़या, खुर्चा, पलंग। क्या लिखा है, तुड़या, खुर्चा और पलंग। तुड़ा यानी ये सलाख होती लोहे की, खुर्चा यानी कुर्सी होती, पलंग यानी अपना सोने वाला पलंग। कांच की वस्तुएं मैंने लिखा है ग्लास, बाटली यानी बोतल और कप। लाकड़ी वस्तु में, लकड़ियों की वस्तुओं में मैंने लिखा है कुर्सी, टेबल और खाम। खुर्ची, टेबल, खाम, खाम यानी खंबे लकड़ी के। और मातीच्या वस्तु यानी मिट्टी की वस्तु में मैंने लिखा है माठ यानी मटका, घड़ा, कुंडी यानी गमला और गड़ू यानी लोटा। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हो गया बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13। जमिनीच्या खाली येणारी पिके व जमिनीच्या वर येणारी पिके यांची माहिती करून घ्या, त्यांची यादी तैयार करा। इसका बच्चों हिंदी में अर्थ ये है कि जमीन के नीचे कुछ फसल आती हैं और कुछ जमीन के ऊपर फसल आती हैं, तो इनके हमें अलग अलग लिस्ट बनानी है, जानकारी लेनी है और उसकी क्या करना है, लिस्ट बनानी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको उदाहरण के लिए बताया है, ये आप मन से भी लिख सकते हैं। जमिनीच्या खाली येणारी पिके, जमीन के नीचे कौन सी फसल आती हैं। इसमें बटाटा मैंने लिखा, कांदा लिखा, मूला लिखा।
बटाटा यानी पोटैटो, आलू, कांदा यानी प्याज और मूळा यानी मूली। और जमिनीच्या वर, जमीन के ऊपर जो फसल आती है उसमें मैंने लिखा है ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ वगैरह वगैरह यानी आदि। तो इसमें मैंने लिखा है ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, उड़दा लिख सकते हैं, मूंग लिख सकते हैं, तिल लिख सकते हैं, बहुत सारे। इधर भी आप सब्जियों में भी बहुत सारे ज़मीन के नीचे जो कंद आते, बीट आता है, उसको चुकंदर बोलते हैं। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये बच्चों हमारा हो गया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, खालील वस्तूंपासून तुमच्या घरी कोणकोणते पदार्थ तयार केले जातात याविषयी आपापसात गप्पा मारा। बहुत मज़ेदार स्वाध्याय है इस पाठ का। इस प्रश्न में ये कहा गया बच्चों कि नीचे ये जो वस्तुएं दी हैं, यहाँ साखर यानी चीनी दी है, यहाँ बटाटा यानी आलू दिया है, यहाँ उड़द दिया है और यहाँ टोमेटो दिया है। तो ये जो वस्तुएं हैं इससे आप कौन कौन से पदार्थ तैयार कर सकते हैं, उसके आपको क्या ये 3-3 पदार्थ इसमें लिखना है, लिस्ट बनानी है 3-3 पदार्थों की। तो मैंने यहाँ एक उदाहरण यहाँ तो पहले पुस्तक में दिया है, साखर यानी चीनी का। चीनी से मिठाई बनती है, चीनी से शीरा बनता है। शीरा यानी आप लोग चाशनी को शीरा बोलते हैं, लेकिन ये शीरा यानी हलवा। और चीनी से चाह बनता है ना, चाह यानी चाय बनता है। तो आप इसमें चीनी से बनने वाले बहुत सारे पदार्थ है वो लिख सकते हैं। कॉफ़ी भी लिख सकते हैं, है ना, और कस्टर्ड भी लिख सकते हैं। उसमें चीनी डाल के जो भी पदार्थ बनता है, हलवा है, खीर है, ये सारे पदार्थ आप लिख सकते हैं। और बटाटा के मैंने यहाँ लिख के दिखाए हैं भाजी, भजी, वेफर्स। सब्जी बनती है बटाटे की, भजिए बनते हैं, वेफर्स बनते हैं। उड़द के पापड़ बनते हैं, वरन वड़े, वरन यानी दाल बनती है और वड़े यानी बड़े। टोमेटो के सॉस बनता है, सूप बनता है, भाजी यानी सब्जी भी बनती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में मोठ्या आईपासून प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी लिहून आकृती पूर्ण करा। इसमें हमें यहाँ मोठी आई दिया है, मोठी आई यानी जमीन। और इसमें हमें ये 2 कॉलम तो भरे हुए दिखाई गए हैं, लेकिन ये जो खाली थे ये मैंने भरे हैं, ये आपको भरना है। तो इसमें क्या लिखना है, इस बड़ी माँ से प्राप्त होने वाली चीज़ें हमें लिखना है। तो बड़ी आई से हमें प्राप्त होने वाली एक चीज़ तो है घर, और एक दूसरी चीज़ है कपड़े, और हमें लिखना है लाकूड यानी लकड़ी मिलती है, खनिजें मिलती है, अन्न मिलता है, भांडी यानी बर्तन मिलते हैं, काचेचे सामान यानी कांच का सामान मिलता है, और लोखंड यानी लोहा मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको पसंद है वो वाली चीज़ें, या तो आपको जो याद आते हैं वो वाली चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है तो यही आप लिखेंगे, है ना। वो तो समय पे जो याद आता है, जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। ओके। बात का प्रश्न है बच्चों उपक्रम। उपक्रम में आपको आई, मातृभूमी या विषयावरील कवितांचा संग्रह करून त्या कवितांचे वर्गात वाचन करा, ये उपक्रम में बताया गया है। उपक्रम में आपको क्या करना है, आई यानी माँ या मातृभूमि के, अपनी माँ पर भी कविताएं चलेगी, मातृभूमि पर भी। इस विषय से जो कविताओं के संग्रह हैं वो संग्रह से आपको क्या करना है, कविताएं वर्णन करना है, क्लास में पढ़ के बताना है, कॉपी में लिखना है। तो इसको आप गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं। मराठी वाली कविता लिख सकते हैं, मराठी की। आई का वर्णन जिसमें किया है, मातृभूमि का वर्णन जिसमें किया है, वो कविताएं आप क्लास में पढ़ सकते हैं। प्रकल्प में दिया है इसमें, शिक्षक किंवा पालकांच्या मदतीने जवळच्या शेताला भेट द्या, शेतात येणाऱ्या विविध पिकांचे निरीक्षण करून शेतातील अन्नधान्याबद्दल माहिती मिळवा। इसमें बच्चों ये बताया गया है कि शिक्षक या अपने पालक, उनकी मदद से आप अपने पास के खेत को क्या देना है, भेंट देना है, जाना है वहाँ पे खेत में। और वहाँ जो फसल आती हैं, खेत में जो फसल आती है, विविध प्रकार की फसल, किसी के खेत में
क्या है, सरसों है, किसी के खेत में चावल है, किस धान है, किसी के खेत में गेहूँ है, जो भी है विविध प्रकार के खेत की फसल देख के उनका निरीक्षण करके और उस फसल के बारे में और वो अन्न धान्य के बारे में आपको माहिती यानी जानकारी लेना है। तो अभी तो बच्चों कोरोना है, कोरोना काल में ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है हमको, लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, शिक्षक या पालक की हेल्प से वहाँ जाके उस खेत में जाके भेंट दे सकते हैं और वहाँ की जानकारी ले सकते हैं कि फसल कैसी निकलती है, कैसे बीज बोया जाता है, कैसी कैसी तैयारियाँ करनी पड़ती है, सारी चीज़ें वहाँ जाके ही आप ले सकते हैं उनकी मुलाकात लेके। ठीक है, किसान की। अगला प्रश्न, खालील वाक्यात प्रश्न चिन्ह है, ये उद्गारवाची चिन्ह है और ये एकेरी अवतरण चिन्ह और ये दुहेरी अवतरण चिन्ह है और ये फुल स्टॉप है और ये कॉमा है, स्वल्प विराम इसको बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, है ना। तो ये चिन्ह है, ये हिंदी में भी चिन्ह इस प्रकार के रहते हैं, आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं। तो ये चिन्ह इसमें इन वाक्यों में नहीं लगाए हुए हैं, इसमें लगाने हैं और हमें क्या करना है, वाक्यों को फिर से लिखना है। तो ये तो मैंने इसका उत्तर आगे वाले पेज पे लिख के रखा है, आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इसमें पहला है, आवडले का तुला पुस्तक आई म्हणाली। इस वाक्य में कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है, तो इसमें ये चिन्ह लगाया है, इसको डबल अवतरण चिन्ह बोलते हैं। डबल यानी द्विहेरी अवतरण चिन्ह, 2 बार है, इसे कॉमा है, यहाँ पे अवतरण चिन्ह है। तो आवडले का तुला पुस्तक, ये क्या करना है हमें, आवडले का तुला पुस्तक, ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए यहाँ पहले क्या आया, प्रश्न चिन्ह आया है। और ये वाक्य महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ कौन सा, ये दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाया हुआ है। और ये कौन बोला, आई म्हणाली, आई बोली, ये आगे हमें लिखना है इसी प्रकार से। तो प्रामाणिक आहे बाबांनी सांगितले, इसका पहले मैं वाक्य का अर्थ बताती हूँ कि वो प्रामाणिक यानी ईमानदार है, बाबा ने बताया। तो बाबा ने बताया, क्या बताया, ये वाक्य महत्वपूर्ण है, तो प्रामाणिक आहे, ये बताया बाबा ने, इसीलिए तो प्रामाणिक आहे यहाँ कॉमा आएगा। और कौन सा वाक्य बोला बाबा ने, तो ये एकेरी अवतरण चिन्ह में आएगा, यहाँ ये चिन्ह लगाएंगे और बाबांनी सांगितले के बाद फुल स्टॉप देंगे। गणू म्हणाला, अगं आई उद्या सुट्टी आहे असे दिनूने सांगितले, म्हणून मी शाळेत गेलो नाही। गणू म्हणाला यानी गणू बोला, रुक गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, क्या बोला, अगं आई, ये वाक्य बोला, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, दुहेरी अवतरण चिन्ह में लेंगे। अगं आई, आई के बाद रुका इसलिए कॉमा आया। उद्या सुट्टी आहे, यहाँ भी रुका इसलिए कॉमा आया। असे दिनूने सांगितले, ए दिनूने बताया, यहाँ उसका फिर भी वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए कौन सा चिन्ह आया है यहाँ पे, ये अल्पविराम, एक पॉइंट और उसको कॉमा लगता है, इसको बोलते अल्पविराम। म्हणून मी शाळेत गेलो नाही, अब वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ क्या आया, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम आया। चौथा, आहा हा किती छान चित्र आहे, ये उद्गारवाचक वाक्य है, विस्मयबोधी वाक्य, इसलिए आहा हा, हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं, आहा हा, लेकिन ये शब्द बोलने के बाद हमें उद्गारवाची चिन्ह देना है। किती छान चित्र आहे और आहा हा क्या है, अच्छा क्या है, किती छान चित्र है, चित्र अच्छा है, ये वाक्य आगे आ गया, तो यहाँ भी हमें कौन सा, ये अवतरण चिन्ह, विस्मयबोधी चिन्ह देना है। अगला, तुला लाडू आवडते का, आवडतो का, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए तुला लाडू आवडतो का, इसके बाद प्रश्नार्थक चिन्ह आया है। माझे काका मुंबईला राहतात, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, सादा वाक्य, तो यहाँ केवल फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम मराठी में बोलते हैं। माझे काका मुंबईला राहतात, पूर्ण विराम। 7वां, मधु, राजा, रजिया व मारिया गप्पा मारत बसले, ये क्या है, मधु एक राजा है, एक रजिया है और मारिया, 4 लोग हैं, ये गप्पा लगा रहे हैं। तो ये हम ऐसे जब नाम लिखते हैं उसके बीच बीच में हम क्या देते हैं, कॉमा देते हैं, है ना। तो कॉमा यानी स्वल्प विराम, तो मधु स्वल्प विराम, राजा स्वल्प विराम,
रजिया व मारिया, इसमें स्वल्प विराम नहीं आया क्योंकि इसमें व लगा है ना। रजिया व मारिया गप्पा मारत बसले, यहाँ वाक्य पूरा हो गया इसलिए यहाँ आया पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ओके। अगला प्रश्न, वाचा, वाचा यानी पढ़ना है केवल। आप बोलेंगे बच्चों कि क्यों पढ़ना है? मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पढ़ना यानी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़ने से हमारी पढ़ते समय क्या गलतियाँ होती है और प्रैक्टिस होती है पढ़ने की, तो हम अच्छे सफाईदार पढ़ सकते हैं और हमारे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें बैठ जाती कि नहीं, कल हमने पेपर में ये पढ़ा था, कल हमने बुक में ये पढ़ा था, मैंने कहीं तो भी ये पढ़ा था, ऐसा ये जो लिखते हैं ना, जैसे कि ये शब्द है प्रत्येक, ये प्रत्येक शब्द जो है मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है ये ऐसे लिखना है। तो पढ़ने के ये फायदे होते हैं बच्चों, इसलिए हमने क्या करना है, पढ़ना चाहिए। वाचा यानी पढ़ना, तो पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़िए। दिनेश ने सोसाइटीत प्रवेश केला। हाँ, और बहुत सी बातें हैं कि हमें कहाँ वाक्य ख़त्म करना है, कहाँ हमारा वाक्य ख़त्म नहीं होता, तो वहाँ जैसे जैसे ये विराम चिन्ह आते हैं, अभी इसके पहले के प्रश्न में हमने विराम चिन्ह दिए हैं, तो इस विराम चिन्ह के अनुसार ही हम कहीं कहीं रुक जाते हैं, कौन सा वाक्य कैसे बोलना है, कहाँ जोर देना है, कहाँ हमें रुकना है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। तो ये चिन्हों के अनुसार पढ़ने का भी हमें क्या होना चाहिए, सराव होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दिनेश ने सोसायटीत प्रवेश केला, वाक्य खत्म हो गए इसलिए फुल स्टॉप आया, तो हम भी यहाँ रुकेंगे। सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावलेल्या फळ्यावर सुविचार लिहिला होता, यहाँ दूसरा वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम आया। प्रत्येक मानवाची गरज पूर्ण करण्यास निसर्ग समर्थ आहे, एक वाक्य है ये महत्वपूर्ण वाक्य, लेकिन ये यहाँ पूरा नहीं हुआ अभी, इसलिए यहाँ अल्प विराम आया। लेकिन ये वाक्य यहाँ से शुरू हुआ, महत्वपूर्ण वाक्य, इसलिए यहाँ क्या आया, अवतरण चिन्ह, एक एरी। अब अगला भी उसका जो आधा भाग है वो भी पढ़ते हैं, पण कोणतीही हाव नहीं, यहाँ वाक्य कंप्लीट हुआ, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा और फुल स्टॉप के बाद हमने कौन सा महत्वपूर्ण वाक्य बोला वो हम अवतरण चिन्ह यहाँ पूरा करेंगे। यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण वाक्य शुरू हुआ था, तो यहाँ से अवतरण चिन्ह शुरू हो गया और यहाँ हमारा अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह खत्म हो गया। आगे पढ़ते हैं। दिनेश विचार करू लागला, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। करू लागला, वाक्य पूरा नहीं हुआ इसलिए कॉमा आया, स्वल्प विराम। क्या विचार करने लगा, ये वाक्य यहाँ लिखा है इसलिए इसको अवतरण चिन्ह में लिया है, महत्वपूर्ण वाक्य, और यहाँ पूरा हुआ, यहाँ इससे फुल स्टॉप आया है। क्या बोला वो, या सुविचारातून निसर्गाचे किती वास्तव स्वरूप दाखवले आहे। निसर्गातील प्रत्येक घटकाला देणे माहित आहे, घेणे नाही, यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ इसलिए कॉमा आया और वाक्य पूरा हुआ इसलिए फुल स्टॉप आया। निसर्गातील प्रत्येक घटकाला देणे माहित आहे, घेणे नाही। झाडे, वेली, पाने, फुले, नद्या, पर्वत, डोंगर, पशु, पक्षी, माती, चंद्र, सूर्य, तारे, बहुत सारी चीज़ें लिखी है इसलिए कॉमा दिया हमने, स्वल्प विराम दिया है। वही पहले प्रश्न में हमने समझाया, वही इस पैराग्राफ में हम परिच्छेद में पढ़ रहे हैं, उसको कैसे पढ़ना है ये विराम चिन्हों के कारण हमें समझ में आता है। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे झाड़े, वेली, पाने, फुले, नद्या, पर्वत, नहीं, झाड़े, वेली, पाने, फुले, नद्या, पर्वत, डोंगर, पशु, पक्षी, माती, चंद्र, सूर्य, तारे, है ना। यहाँ हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ तो इस प्रकार का चिन्ह आया, 3 डॉट। निसर्गातील असे अनेक घटक आपले जीवन सुखकर व्हावे म्हणून मदतीला असतात, यहाँ वाक्य पूरा हुआ, फुल स्टॉप आया। और यहाँ ये शब्द क्यों दिया है, ये पॉइंट क्यों दिए हैं 3, या तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इत्यादि भी लिख सकते हैं, इत्यादि यानी आदि, एक्सेट्रा, है ना, लेकिन वो नहीं लिखा इसलिए ये पूरा नहीं हुआ, वाक्य यहाँ पूरा होने वाला है इसलिए 3 बिंदी वाला चिन्ह भी यूज करते हैं। आपल्याला निसर्गाला काही देता आले नाही तर देऊ नये, वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ, अल्पविराम, पण त्याच्याकडून काही ओरबाडून घेऊ नये, यहाँ वाक्य कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप। निसर्ग आपला मित्र आहे, वाक्य कंप्लीट, पूर्ण विराम। आपण त्याचे मित्र का बनू नये,
प्रश्न पूछा गया कि हम उसके दोस्त क्यों न बन सकते हैं, तो यहाँ क्या आया, प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रकार से बच्चों हमें पढ़ना है और इस प्रकार से आप चिन्हों का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से याद करके पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से मराठी पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, ये हमारा जो स्वाध्याय है मोठी आई इस पाठ का यह पूर्ण हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे और आपको ये उत्तर प्रश्न स्वाध्याय अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।